छात्रों एवं छात्राओं, यह शिक्षा शास्त्र विषय की कक्षा है और यह बीए तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्राओं के लिए है, जिसमें कि हम अध्ययन कर रहे हैं पेपर द्वितीय अर्थात आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। हिंदी में शिक्षा में मापन और मूल्यांकन। हमारी आज की कक्षा का विषय है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन की तकनीकियाँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट यह है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन पार्ट 1। ठीक है, चलिए इसे प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। छात्रों, शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की तकनीक के बारे में पढ़ने से पहले एक बार इसके पहले जो भी पढ़े हुए आपके लेक्चर्स हैं, आपकी जो कक्षाओं के द्वारा मैंने आपको जो प्रमुख बिंदुओं का परिचय दिया था या उनको जो मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे आप एक बार दोहरा ज़रूर लें, वरना ये तकनीकियों को समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इसके पहले के जो आपके टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर दोहराइए, जिसमें हमने पहले मापन का अर्थ, सबसे पहले मापन का अर्थ, उसकी परिभाषा, मापन के प्रकार, फिर मापन का स्तर, तत्पश्चात मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है, और फिर मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य, मापन और मूल्यांकन का महत्व, मापन और मूल्यांकन के कार्य हम पढ़ चुके हैं। अब आज की कक्षा में हम शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकी के बारे में जानेंगे। आप इसे मूल्यांकन की तकनीकी भी कह सकते हैं, परंतु यह पूरा चैप्टर आपका है मापन एवं मूल्यांकन, अतः मैंने हेडिंग आपकी रखी है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की तकनीकी। समझ गए मेरी बात को? शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की तकनीकी। देखिए लिखा है इसमें, मापन तथा मूल्यांकन का शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात मापन तथा मूल्यांकन का जो शिक्षण प्रक्रिया का जो गुणवत्ता का निर्धारण है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह केवल वर्तमान स्थिति की व्याख्या नहीं करता, साथ ही साथ जो भविष्य में होने वाली जो भी परिवर्तन है भविष्य के, उनके बारे में भी समझाता है। ठीक है, देखिए एक बात तो सत्य है कि जो भी चीज़ें अगर आज हैं तो वो कल नहीं रहेंगी, उनमें परिवर्तन तो ज़रूर होगा। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो भी चीज़ें आज हैं वो चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, वो चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। तो अगर वो चीज़ें बदलने वाली हैं तो उनके लिए हमें पहले से तैयारी करना आवश्यक होता है। ठीक है ना? इसी कार्य के लिए मापन और मूल्यांकन, यानी कि किसी बालक की शिक्षा व्यवस्था या हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था आज जिस कंडीशन में है, कल हमें इससे बेहतर करना है। इसके लिए बहुत से परिवर्तन आएंगे, हमें उन परिवर्तनों को साथ में लेकर चलते हुए बेस्ट चीज़ों को आपके सामने रखना होगा, अपने छात्रों और अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने रखना होगा। अगर उनमें कुछ भी गलतियां रह जाती हैं तो उसके परिणाम भी गलत ही हमारे सामने आएंगे। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि परिणाम सही आए और हमसे वर्तमान में गलतियां ना हो, जिसके कारण हमें भविष्य में कुछ गलत परिणाम देखने पड़े। ठीक है ना?
तो मापन और मूल्यांकन का शिक्षण प्रक्रिया में बहुत योगदान होता है और यह भविष्य और वर्तमान दोनों पर समान महत्व रखता है। यहाँ देखिए लिखा है कि मापन तथा मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों का प्रयोग शैक्षिक नियोजन में दूरवर्ती कार्यक्रमों के निर्धारण में होता है। अतः विभिन्न मापन तथा मूल्यांकन तकनीकों की जानकारी आवश्यक है। अब वो जानकारी क्या है, देखिए इन्हें 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहली तकनीकी कौन सी है? अवलोकन तकनीकी। अवलोकन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलूँ इसे तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अवलोकन का अर्थ होता है ऑब्जर्व करना। अवलोकन तकनीक से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी घटना, प्रक्रिया को देखकर, अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने का एक तरीका है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के या किसी भी घटना को देखकर उसके बारे में जो डिस्कस करना है या उसका मेजरमेंट करना है और जो बताने का तरीका है वही है अवलोकन। अवलोकन तकनीकी भी वही है। यहाँ पर जो अवलोकन करता होता है वह स्वाभाविक रूप से उस घटना से जुड़ा हुआ होता है, स्वाभाविक रूप से उस व्यवहार या घटना से जुड़ा होता है और मतलब उसे प्रभावित नहीं कर रहा होता, परंतु उसके सामने रहता है, उसको देख रहा होता है और निरपेक्ष रूप से उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर वह विवरण देता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्मता से वैज्ञानिक व्याख्या की जा सके। यानी कि अवलोकनकर्ता का कार्य है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, घटना, किसी भी चीज़ के बारे में सूक्ष्म अवलोकन करना और उसका डेटा या ये कह सकते हैं आपकी उसका विवरण प्रदान करना। इस कार्य हेतु अवलोकनकर्ता विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, अवलोकन अनुसूची, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आदि का उपयोग करता है। अवलोकनकर्ता इन कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे कि चेकलिस्ट का उपयोग करना, अवलोकन चार्ट का उपयोग करना, अवलोकन अनुसूची का उपयोग करना और एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग करना, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, देखिए इसके बारे में और कुछ है। अवलोकन प्रविधि काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयुक्त होती है। कक्षा गतिविधियों में अध्यापक व्यवहार, अनुशासन, अभिप्रेरणा आदि के मापन में भी अवलोकन विधि को प्रयोग करते हैं। कक्षा में अवलोकन विधि शिक्षक के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। व्यक्तित्व के गुणों के मापन में अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों तथा अन्य भाषाभाषी लोगों के व्यवहार का मापन करने के लिए अवलोकन एकमात्र उपयोगी प्रविधि है। अवलोकन की सहायता से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों के व्यवहार का मापन सफलतापूर्वक किया जाता है। तीनों क्षेत्रों की अवलोकन की सहायता से ही ऐसा हो सकता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों के व्यवहार का मापन किया जा सकता है। अवलोकन में अवलोकनकर्ता की मन स्थिति, उसकी उपस्थिति अवलोकन के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अवलोकनकर्ता की जो मेंटल कंडीशन है और वो किस कंडीशन में वहाँ उपस्थित हुआ है, कैसा आसपास एटमॉस्फेयर है, ये परिणाम को भी प्रभावित कर सकती है। अवलोकन कई प्रकार का होता है। देखिए, यदि अवलोकनकर्ता अपने ही व्यवहार का अवलोकन करता है तो इसे हम स्व अवलोकन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व अवलोकन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और अगर वह किसी अन्य व्यक्ति का या किसी अन्य घटना का या किसी अन्य वस्तु का
व्यवहार का अवलोकन कर रहा है तो हम उसे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो सीधे से समझिए, यदि वह अपने बारे में अवलोकन कर रहा है, स्वयं का कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व अवलोकन। और अगर वह अन्य व्यक्ति घटनाओं का अवलोकन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य अवलोकन। और जब अवलोकन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए तो इसे हम प्लान्ड ऑब्जर्वेशन यानी नियोजित अवलोकन कहते हैं। और जब यह बिना किसी उद्देश्य के हो तो इसे हम अनियोजित अवलोकन कहते हैं। जब अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से हो रहे व्यवहार को देखे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जब अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर रहा हो और उसके बारे में परिणाम एकत्रित कर रहा हो या उसके आधार पर निर्णय दे रहा हो तो ऐसे अवलोकन को हम इनडायरेक्ट अवलोकन यानी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी अप्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं। और इसके आगे अगर जो अवलोकन करता है उस समूह का अंग बन जाता है तो यह सहभागी अवलोकन हो जाता है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। और जब उस समूह में वो भाग नहीं ले रहा होता है, उससे दूर होता है और अवलोकन कर रहा होता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। जब अवलोकनकर्ता कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित कर जब अवलोकनकर्ता कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करता है और उसके द्वारा किसी सब्जेक्ट का व्यवहार अवलोकन करता है तो उसे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जब वास्तविक और स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन किया जाता है यानी कंडीशन जैसी हैं, जहाँ भी हैं वैसी ही हैं, उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, जो है जैसा है, इस कंडीशन में जब ऑब्जर्वेशन हो रहा होता है तो इसे हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अवलोकन तकनीकी में प्रयास रहता है कि स्वाभाविक तथा वास्तविक व्यवहार प्रदर्शन का अवसर मिले जिससे व्यवहार की प्रकृति तथा मात्रा का यथार्थ आकलन किया जा सके। यानी कि अवलोकन तकनीकी में यही प्रयास रहता है कि जो स्वाभाविक और वास्तविक व्यवहार है ना वैसा ही प्रदर्शन करने को मिले जिससे कि व्यवहार की प्रकृति तथा मात्रा का आकलन किया जा सके। ठीक है, इसके आगे देखिए, स्व आख्या तकनीकी, सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड या टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा जब विषयी या जो सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर टेस्ट किया जाना है या जिसका हमें मूल्यांकन करना है, उसके लिए जब विषयी अपने स्वयं के व्यवहार के विषय में जानकारी देता है तो यह सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक कहलाती है। स्व आख्या तकनीकी में मापे जा रहे विषय व्यक्ति से उसके स्वयं के व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें इस तथ्य का मापन नहीं होता कि व्यक्ति के क्या गुण हैं। इस तथ्य का कहीं मापन नहीं होता कि व्यक्ति के क्या गुण हैं, बल्कि यह मापा जाता है कि व्यक्ति में किन किन गुणों का होना अपने अंदर आवश्यक मानता है या स्वीकार करता है। क्योंकि व्यक्ति स्वतः अपने विषय में सूचना देता है, अतः प्राप्त परिणामों की जो विश्वसनीयता होती है तथा वैधता होती है वह उच्च होती है। अर्थात वह अपने बारे में स्वयं बता रहा है तो जो बता रहा है वो सही भी बता रहा होगा। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वो अपने बारे में सही बता रहा है और उसके बारे में उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें नहीं हो पाती, पक्षपात हो जाता है। कभी कभी हम अपने बारे में ही सेल्फ रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते हैं और सही बात नहीं लिख रहे होते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः सामाजिक रूप से मान्य गुणों के ना होते हुए भी उसमें उपस्थिति बताता है। जैसे कि अगर हमने एक सब्जेक्ट से पूछा कि क्या आप समाज में गरीबों की मदद करते हैं, क्या आप राह चलते हुए या रोड के किनारे या गरीब परिवार के बच्चों को समय समय पर पढ़ने लिखने का सामान उपलब्ध कराते हैं, तो हो सकता है कि वह सच बताए कि नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ।
लेकिन कभी कभी समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए या दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बोल सकता है कि अरे हाँ मैं करता हूँ, हमेशा नहीं करता लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो इस तरीके की बातें वो बता सकता है, यानी कि वांछनीय गुणों के ना होते हुए भी उनकी उपस्थिति बताता है। जैसे किसी से पूछा जाए आप ईमानदार हैं या नहीं, अब वैसे तो वो बेईमान है लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं बेईमान हूँ। किसी नेता से आप पूछिए तो ऐसे तो कहेगा कि हम वो बेईमान, अपने आप को कोई नहीं बताएगा। अर्थात जो उसके जो प्रमुख जो सामाजिक दुर्गुण हैं कई बार वो उन्हें छिपा ले जाता है। तो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, स्व आख्या तकनीक इसीलिए अधिक सक्सेसफुल नहीं मानी गई है, क्योंकि इस तकनीकी के द्वारा जो भी आंकड़े या जो भी परिणाम हमें मिल रहे होते हैं उनके पूर्णतया विश्वसनीय और वैध होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना। स्व आख्या तकनीकी में प्रयोगकर्ता विषय से सूचना प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस टेक्निक में जो प्रयोग करता है वो सब्जेक्ट से सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परिणाम की वैधता, विषय की ईमानदारी, ये सब इस पर डिपेंड करती है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों, विक्षिप्तों पर नहीं किया जा सकता। मानसिक रूप से स्वस्थ तथा सहयोगी व्यक्ति ही सब्जेक्ट बनने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। मानसिक रूप से जो फिट हो वही इस तरीके के मूल्यांकन में कार्य कर सकता है सेल्फ रिपोर्टिंग वाले में। ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ रिपोर्टिंग में स्वयं के बारे में खुद लिखना होता है। आप छोटे बच्चे से बोलेंगे तो वो थोड़ी ना लिख पाएगा। विक्षिप्त व्यक्ति अगर है कोई तो वह भी अपने बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। ठीक है ना, तो ये विधि किनके लिए ज़्यादा बेटर है, मानसिक रूप से स्वस्थ तथा सहयोगी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो छात्रों आज की कक्षा में हमने दो प्रकार की तकनीकी जानी, अवलोकन तकनीकी और स्व आख्या तकनीकी। इसके बाद 3 अलग अलग और तकनीकों के बारे में हम जानेंगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।